मान्यवर नमस्कार। मैं श्रुति शानबाग त्रिशा विद्यालय उडुपी। इस प्रस्तुत भाषण का विषय है मेरे प्रिय साहित्यकार। मेरे प्रिय साहित्यकार है 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी। इनके बारे में भाषण प्रस्तुत करना मेरा सौभाग्य होगा। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ। इनका असली नाम धनपत राय था। वे जब 7 साल में थे तो इंग्लिश और पारस की ज्ञान भी उन्हें था। 8 साल में माँ के देहांत के बाद पढ़ने और लिखने की इच्छा और बढ़ने लगी, पर पैसों के कमियों के कारण वो पढ़ न पाए। फिर बनारस के एक वकील के बेटे को पढ़ाने की नौकरी मिली। फिर मिशनरियों में, सरकारी विद्यालयों में भी उनको नौकरी मिला। इसी समय उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था देवस्थान रहस्य, और उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका नाम था दुनिया के अनमोल रत्न, जिसके अनुसार दुनिया का अनमोल रत्न था इंसान की खून की आखिरी बूंद, जो हमें आज़ादी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी कहानी थी साजे वतन, जो आज़ादी से जुड़ने के कारण अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन प्रतियों को भी जला दी गया। फिर उन्होंने नवाब राय नाम से प्रेमचंद नाम अपना लिया। फिर हिंदी साहित्य को भरपूर देन दिया। उन्होंने करीबन 300 से ज्यादा कहानियां लिखी जो मानस सरोवर नाम से संकलित है। नमक का दरोगा, ईदगाह, कफन, मंत्र, बड़े घर की बेटी इनके प्रमुख कहानियां हैं। उनमें कृषक जीवन का गोदान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि उनके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उन्होंने जीवन के यथार्थ को बतलाते हुए अन्याय और शोषण का मूलोच्छेदन करते हुए सदा कुछ न कुछ अपनी कहानी के मूल्यांकन से कहना चाहा है। उन्होंने 1921 में असहकार आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी और पत्रकारिता को अपना लिया था। उन्होंने हंस, माधुरी तथा जागरण नाम का पत्रिकाओं का संपादन किया था और फिल्मों में भी काम किया था। उनको फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं लगा, फिर वे इलाहाबाद अपने बच्चों के पास चले आए। वे लंबी बीमारी के कारण समय के चलते चलते 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। आखिर में एक वाक्य प्रस्तुत करना चाहूंगी जो मुंशी जी ने कहा है। स्नेह भाव, नम्रता जीवन की सरलता असली डिग्री है। अगर शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह सब नहीं मिली, आत्म जागृत नहीं हुआ, तो पेपर की डिग्री व्यर्थ है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ पवित्रा नायक। मैं केनरा कॉलेज के बीसी विभाग में पढ़ रही हूँ। वैसे तो मेरे मनपसंद साहित्यकार तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त जी आदि। इन्हीं में से एक मेरे मनपसंद साहित्यकार महादेवी वर्मा जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। बहुत कम लोग हैं जो लेखक को जानने के लिए किताबें पढ़ते हैं। कुछ लोग किताबें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि किताबें उनकी पढ़ाई का एक हिस्सा है, परंतु मैं उन दुर्बल लोगों में से एक हूँ जो किताबें पढ़ती हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति की ओर मोहित हूँ जिसने उसे लिखा है। ऐसे ही मैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित कहानियों से प्रेरित हूँ। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक एक शहर में हुआ। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और उनकी माता हेमा रानी। उनको तुलसीदास, सूरदास और मीरा जी की रचनाओं का परिचय अपनी माता से ही हुआ। वो बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर लिया था, जैसे कि ठाकुर जी बोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, ऐसे अनेक बाल कविता उन्होंने लिखी है। वो मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होने से पहले ही एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध थी। मैट्रिक परीक्षा हो जाने के बाद उनकी श्री स्वरूप नारायण जी से शादी हो गई। शादी के बाद उनके गृह से उतने ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने संन्यास लेने का प्रण लिया और मरते दम तक अपने प्रण पर अटे रहे। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविता है, जैसे कि निहार, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि, जो तुम आ जाते एक बार। जो तुम आ जाते एक बार की 2 पंक्तियां सुनानी चाहती हूँ। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितना संदेश, पथ में बिछाते मन परा, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू में लेते पद पकार। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार।
महादेवी जी तो ममता में जैसी थी। अनेक महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाए है। उनको आधुनिक की मीरा भी कहते हैं। किसी की कृति के साथ एकाकार हो जाए तो पूंजीभूत होकर मीरा बन जाती है। वो अमृत प्रीतम हो जाती है, वो रिजेटो हो जाती है, वो महादेवी वर्मा हो जाती है। महादेवी जी उन गिने चुने लेखकों में से एक है जो लिखने के साथ साथ चित्रांकन भी करती थी। यामा और अनेक अन्य पुस्तकों में उनके खुद के उकेरे हुए चित्र है। वो सिर्फ लिखने की ही प्रेमी नहीं थी, वो पशु प्रेमी भी थी। अपने घर में बहुत सारी पशुओं का पालन पोषण भी करती थी। उनकी आत्मकथा से ही पता चलता है कि वो अपने पशुओं से कितना प्रेम करती है, जैसे कि सोना, घोड़ा, गिल्लू। ये सब तो उनके खूबसूरत सा पल है जो उन्होंने अपने पशुओं के साथ बिताए हैं। ऐसे ही कविता, कहानी, आत्मकथा लिखकर बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। भारत भारती, पद्म भूषण, यामा नामक कविता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और नेजा कविता के लिए सक्सेरिक पुरस्कार भी मिला है। उनके ज्ञान तो अपार थे, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर के सरस्वती भी कहा है। हमें कितनी गर्व की बात है ना, क्योंकि साहित्य अकादमी की स्थान ग्रहण करने वाली वो पहली महिला थी। दुरादृष्टवशात 11 सितंबर 1987 में उनका निधन हो गया। उनकी काव्य साधना के लिए संपूर्ण हिंदी जगत सदैव उनका आभारी रहेगा। इतना बोलकर मैं अपने 2 शब्द को समाप्त करती। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम पल्लवी है। मैं सरकारी प्रथम दर्जा कॉलेज सुलिया की छात्रा हूँ। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही काये बोराए जग, यही पाए बोराए। इसी तरह कनक सा चमकते हुए अपनी नशा चढ़ा देते हैं साहित्यकार प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी उन गिने चुने साहित्यकारों में एक है जिन्होंने अपनी जगह लोगों की दिल में बनाई है। गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब जैसे रचनाओं के साथ उन्होंने अपनी बातों को सीधा पाठकों के दिल तक पहुंचाया है। आज उनके कुछ उक्तियां हैं जिन्हें आपके सामने रखकर मैं आपको उनके विचारों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं इसके साथ दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसके बाद प्रेमचंद जी आपके मनपसंद साहित्यकारों में भी एक होंगे, क्योंकि उनके विचार आज भी उतना ही प्रस्तुत है जितना कि तब था जब उन्होंने लिखा था। वो लिखते हैं कि जो सम्मान दौलत के साथ मनुष्य को मिलता है वो सम्मान मनुष्य का नहीं बल्कि वो दौलत का सम्मान होता है। इसी कड़वी सच्चाई को व्यंग्य रूप से कहते हैं कि न्याय और नीति लक्ष्मी जी के खिलौने हैं और इससे वो जब चाहे जैसे चाहे नचा सकती है। ये इस तरह समाज के सामने नग्न सत्य को पेश करना सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद जी की बस की बात ही थी। और इनके साथ वो कहते हैं कि जो बलवान होता है उसकी शिकायत तो हर कोई सुनता है, मगर जो निर्बल होता है उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। ये सच्चाई हमें विचार करने पर मजबूर तो कर देता है ना दोस्तों। इसके साथ वो आम लोगों की परेशानियों के बारे में भी लिखते हैं, जैसे कि मानसरोवर में उन्होंने लिखा है कि मासिक वेतन जो है वो पूर्णमासी का चांद है, जो एक बार दिख तो जाता है मगर बाद में घटते घटते लुप्त हो जाता है। और इसके साथ वो मनुष्य के सहज स्वभाव को भी बहुत खूबी से पहचानते थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो क्रोधित व्यक्ति होता है वो जो भी बोलता है ये जरूरी नहीं कि वो सच हो, मगर सच्चाई तो ये है कि उस वक्त वो जो भी बोलता है वो इसलिए बोलता है कि ताकि सामने वाला दुखी हो जाए। ये वो सच्चाई है दोस्तों जिसे हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जी हाँ, इन सभी बातों को सुनने के बाद जो हमारे अंदर निराशा का भाव पैदा होता है उसे मिटाने के लिए भी वो प्रेरणादायी शब्द लिखते हैं। वो कहते हैं कि निराशा वो भाव है जिससे संभव भी असंभव बन जाता है और डरपोक प्राणियों के सामने तो सत्य भी गूंगा बन जाता है। इस तरह निडर होकर सत्यशाली होकर जीने का सीख हमें देते हैं प्रेमचंद जी। यही उनकी लेखनी की जादू थी जिसमें हम सब फंस जाते हैं। और मैं सहर्ष कह सकती हूँ कि मैं भी उन कैदियों में से एक हूँ। जी हाँ दोस्तों, इनके साथ आपके सामने उनके एक विचार है जो आपके विचार करने के लिए मैं आपके सामने रखती हूँ।
वो कहते हैं कि नेत्रहीन व्यक्ति के लिए जैसे दर्पण बेकार वस्तु होती है, बिल्कुल उसी तरह बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए विद्या बेकार वस्तु होती है। धन्यवाद। दोस्तों और महोदय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निसार अहमद और मैं डॉक्टर दयानंद पे पी सतीश पे प्रथम दर्ज कॉलेज मंगलूर में पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने मेरे मनपसंद हिंदी साहित्यकार के विषय के आधार पर बात करना चाहता हूँ। लेखक ना कभी बनते हैं ना कभी बनाए जाते हैं। जन्मगत ये गुण होते हैं उनमें जो उभर के स्वस्थ निखर जाते हैं। पठन किसी को संपूर्ण आदमी बनाता है, वार्तालाप उसे एक तैयार आदमी बनाता है, लेकिन लेखन उसे एक अतिशुद्ध आदमी बनाता है। भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक है श्री नरेश मेहता जी। उनका जन्म 15 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ। मैं उनको मेरे मनपसंद हिंदी साहित्यकार मानता हूँ क्योंकि मैं उनकी जीवन रचनाओं से आकर्षित हुआ और मुझे उनके जीवन चरित्रगत से विशिष्ट रूप से पसंद है। उनकी कविताएं, कहानियां और उपन्यास आदि को पढ़कर मुझे प्रेरणा मिलती है। ऐसे कई लेखक हैं जो कीमती रत्न के सम्मान है, जिनका लोहा आज भी पूरा विश्व में स्वीकार किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि श्री नरेश मेहता उन लेखकों में है जो भारतीयता की अपनी दृष्टिकोण में जाने जाते हैं। उनकी आधुनिक कविता को नया व्यंजना के साथ नई आयाम मिला। उन आर्ष परंपरा और साहित्य को नरेश मेहता के काव्य में नई दृष्टि मिली। अज्ञेय के संपादक में प्रकाशित दूसरे सप्तक के कवि नरेश मेहता को नाम साहित्यिक जगत में सम्मानित मिला जाता है। वे समकालीन हिंदी काव्य के शीर्षस्थ कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य संसार में सिद्रा नर्मदा से लेकर गंगा तक फैले अपने जीवन को विस्तृत अभिव्यक्ति की है। कविकार नरेश मेहता की एक सुंदर सी विस्तृत कविता मृत्तिका ज्ञानबोधक कविता है। उस कविता का अर्थ इस प्रकार है कि मिट्टी मनुष्य को संबोधन करते हुए कहते हैं कि अरे मनुष्य, मैं तो सिर्फ मिट्टी हूँ। जब तुम मुझे अपने पैरों में रौंदते हो और मुझे हाली में विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धान्य बनकर तुम्हारे लिए माँ के रूप में बन जाती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बना दूं, मैं नरेश मेहता को आज से पसंद नहीं करता। मैं आपको बता दूं, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब मैं इनकी अच्छी से अच्छी काव्य संकलन अरण्या को पढ़ा था। अरण्या काव्य संकलन में मैं पढ़ने के पहले मैं जिस तरह था, पढ़ने के बाद में बहुत ही बदल गया था, क्योंकि उस अरण्या काव्य संकल्प में बहुत सारे अच्छी से अच्छी बातें हैं। इसीलिए उनको 1988 में साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी मिला, साथ में साथ 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। ये सिर्फ साहित्यिक नहीं, ये सामाजिक कामों में भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं। मैं आपको बता दूं, शाजापुर के देवी नगर में एक गरीब परिवार में 4 बच्चे थे। गरीब बच्चे पढ़ाई कर नहीं सकते, लेकिन नरेश मेहता जी की वजह से वो बच्चे पढ़ाई किए, बड़े हो गए और सरकारी नौकरियां किया। तो इन सब बातों को विशेष करते हुए मैं मेरे मन पूर्व में पसंद करता हूँ मेरे मनपसंद साहित्यकार श्री नरेश मेहता जी। समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।